Capacitors and capacitance. What is a capacitor? A device which store electrical energy or electric charge is called capacitor. बेटा कोई डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज को स्टोर करे तो उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। और उसकी जो गुंजाइश होती है या कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम उसकी कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कैपेसिटी आर एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड आर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम इसको थ्योरेटिकली भी डिफाइन करेंगे। बेटा जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, ठीक है, तो चार्ज देने से क्या होता है, उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज हम देते हैं और उस चार्ज की वजह से उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इसके रेशो को हम उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बोलते हैं। यानी चार्ज स्टोर्ड बाय अ कंडक्टर टू इट्स पोटेंशियल, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं और उस चार्ज देने की वजह से जो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, इस चार्ज और पोटेंशियल के रेशो को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो Q इधर आ जाएगा, ये Q है और ये बन जाएगा CV। यानी किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी और उसके पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस कंडक्टर की चार्ज का पता चल जाएगा कि इसने कितनी चार्ज स्टोर की हुई है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कैपेसिटेंस के यूनिट की तरफ। तो बेटा आपको पता है कि चार्ज का यूनिट कूलम है और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। तो ये हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, जिसको मिलाकर हम बोलते हैं फेरेड। माइकल फेराडे के बाद इसको नाम मिला है फेरेड। ठीक है, तो अब हम एक फेरेड को डिफाइन करते हैं। किसी भी कंडक्टर या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड कब होगी, जब वो 1 कूलम चार्ज स्टोर करे और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो। द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर और कंडक्टर is said to be 1 farad when it stores 1 coulomb of charge and its potential is raised by 1 volt। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरेड बोलते हैं। फेरेड काफ़ी बड़ा यूनिट है। आमतौर पर हम छोटे यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो फेरेड, पीको फेरेड, ठीक है, नैनो फेरेड। तो 10⁻⁻6 फेरेड को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो फेरेड। ठीक है, -12 को क्या बोलेंगे, पीको फेरेड। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। कैपेसिटर के काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर अगर उसका शेप स्फेरिकल है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर अगर उसका शेप सिलिंड्रिकल है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर उसके अंदर 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। इनको हम आस्ता आस्ता करके देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि स्फेरिकल जो कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटेंस आपने कैसे निकालनी है। तो बेटा आपको पता है कि जो स्फीयर होता है, गाजीज लॉ वाले टॉपिक में हमने देखा था कि स्फीयर जो है उसका जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। क्या होता है, KQ/R। ठीक है, और ये जो K है अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, और आगे यही हो गया Q/R, ये सेम हो गया। अब ये जो कैपेसिटेंस है ये होती है Q/V। क्या होता है, Q/V। तो ये Q तो सेम है, और ये जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये Q/4πε0R। तो आपने पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दी Q/4πε0R, और ऊपर जो चार्ज है वो सेम। ये दोनों आपस में चार्ज कट जाएंगी और ये जो है ये बेटा ऊपर आ जाएगा, यानी जो कैपेसिटी हो जाएगी वो होगी 4πε0R। ये हो गई स्फेरिकल कैपेसिटर की।
ठीक है, क्योंकि हमने ये जो पोटेंशियल है गासेस लॉ वाले फार्मूले से ये स्फीयर का पुट किया है। तो स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये जो कैपेसिटेंस है आप देखोगे एक तो मीडियम पर डिपेंड करती है, अगर कोई और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक तो ये मीडियम पर डिपेंड कर रही है और दूसरा ये देखो रेडियस पर यानी साइज पर। तो जर्नली मैं आपको बता दूं कि किसी भी कैपेसिटर, फिर भली वो स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो या पैरेलल हो, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो उसके एक तो मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है और दूसरा उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी रेडियस, साइज, एरिया, वॉल्यूम वगैरह पर डिपेंड करती है। यहाँ से एक बात समझ लो कि कैपेसिटी का ये भी फार्मूला है, चार्ज टू वोल्टेज। ठीक है, और ये वाला भी फार्मूला है। तो बेटा इस फार्मूले से हमें रियल पिक्चर नहीं मिलती। आमतौर पर एमसीक्यूज में आता है कि अगर हम किसी कैपेसिटर की चार्ज को डबल कर दें तो बच्चे जल्दी से बोलते हैं कि कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि चार्ज को डबल करने से वोल्टेज भी डबल हो जाता है और कैपेसिटी सेम रहती है। तो कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, ये चार्ज और वोल्टेज के रेशो पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए अगर सिंपली ऐसे बोलता है चार्ज को डबल कर दिया या सिर्फ वोल्टेज को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, ये सेम रहेगी। तो कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज के बदले मीडियम और जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। अब कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर देखो कि साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, रेडियस या साइज जितनी बड़ी होगी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। कैपेसिटर्स के साथ मसला ये है कि कैपेसिटेंस की चार्ज इंक्रीज करने से उनका वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा कैपेसिटर वो है जो अपनी चार्ज ज़्यादा स्टोर करे और उसका वोल्टेज इंक्रीज ना हो, क्योंकि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। सही हुआ। पर यहाँ पर होता क्या है कि चार्ज को स्टोर करने से वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाता है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है और कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम होता है कैपेसिटर के साथ कि उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। और जब किसी कैपेसिटर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो फिर बेटा वहाँ से चार्ज लीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि चार्ज जो होती है वो हाई पोटेंशियल पर टिकती नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका हल क्या है कि किसी कैपेसिटर को चार्ज देने की वजह से उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और चार्ज वहाँ पर ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। दूसरा तरीका ये था कि आप कैपेसिटर की साइज़ को इंक्रीज कर दो। तो साइज़ को बेटा इंक्रीज करेंगे तो फिर ये भी अनकन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कैपेसिटर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर साइंसदानों ने इसका एक हल निकाला है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये है कि आप किसी कैपेसिटर के साथ, ठीक है, उसका अपोजिट, आप किसी भी कंडक्टर के साथ जिसके ऊपर चार्ज होती है उसके साथ एक अपोजिटली चार्ज कंडक्टर उसकी विसिनिटी पर या उसके नियर में रख दो। ठीक है, जब भी आप किसी चार्ज के नज़दीक, किसी पॉजिटिवली प्लेट चार्ज के नज़दीक अगर आप नेगेटिव प्लेट रखोगे तो इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए एक एमसीक्यूज भी आता है कि पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ एज वेल एज द चार्ज इन इट्स नेबरहुड। किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो उसकी अपनी चार्ज पर भी डिपेंड करता है और उसकी नेबरिंग चार्ज पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप जब किसी कंडक्टर के नज़दीक एक अपोजिट चार्ज वाला कंडक्टर रखते हो तो फिर बेटा उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ यानी डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ तो फिर उसकी कैपेसिटी या चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है।
तो या तो उसके सामने आप अपोजिट चार्ज वाला कंडक्टर रख दो, या तो फिर एक अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर रखो। यानी ये एक पॉजिटिवली प्लेट चार्ज है, तो इसके नज़दीक अगर आप अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर रखोगे तो इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज प्लेट इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कम कर देगी। तो इस बात को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो आपके बुक में भी लिखा है, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और फिर कैपेसिटेंस जो है वो किन बातों पर डिपेंड करती है। और अब हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम किसको बोलते हैं। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम बोलते हैं ऐसे कैपेसिटर को जिसमें ये दो पैरेलल प्लेट्स हों, ठीक है, और दो प्लेट्स आपस में पैरेलल हैं। तो ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स हम यूज़ करें और उनके दरमियान में स्मॉल सेपरेशन हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उनमें से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी पर उतनी ही नेगेटिव चार्ज होती है। डी जो है इन दोनों के दरमियान में सेपरेशन है, और ए जो है ये एक प्लेट का सरफेस एरिया है, ठीक है। इसके साथ जो बैटरी लगाई है उसकी वजह से एक प्लेट से चार्ज जो है वो पंप होकर दूसरी की तरफ आ गई, ठीक है। इस वजह से एक पॉजिटिव हो गई है और एक जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है। समझ में आया। अब आपको पता है कि कैपेसिटी जो है वो चार्ज टू पोटेंशियल का रेशो होता है, सही है। यहाँ से ये जो चार्ज है इसको हम एक और टर्म्स में लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। इस प्लेट का एरिया है ए और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू। तो चार्ज डेंसिटी हम इस रो के जरिए सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेशो होता है चार्ज ऑन अ प्लेट टू इट्स सरफेस एरिया। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो Q है ये बराबर हो जाएगा रो इंटू ए। तो इस Q के बदले अगर हम रो इंटू ए पुट कर दें तो C जो है वो बराबर हो जाएगा चार्ज के बदले रो ए अपान वोल्टेज। आपको बेटा ये भी पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दरमियान में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये E इंटू डी यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू सेपरेशन के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रीवियस टॉपिक्स में से देखा था। अब अगर हम V के बदले ये पुट कर दें तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू रो ए यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, और नीचे V के बदले हो गया E इंटू डी। सही हो गया। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है ये दो प्लेट्स के दरमियान में हमने कहाँ पर देखा था, गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन में। तो E जो होती है वो होती है रो अपान एप्सिलॉन नॉट अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हों। एक प्लेट की कितनी थी, रो अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दो प्लेट की क्या है, रो अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन बेटा किस तरफ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो इस ई के बदले अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये रो ए सेम, और ई के बदले क्या हो जाएगा, रो अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये डी भी सेम। बेटा ये रो रो में कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ठीक है। एरिया बड़ा होगा, कैपेसिटी ज़्यादा, मीडियम पर भी डिपेंड करती है और सेपरेशन पर भी डिपेंड करती है। अगर कोई और मीडियम है तो यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको बोलते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसे कभी कभी के ज़रिए भी लिखा जाता है। तो अगर हम दो प्लेटों के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर रख देंगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ई आर इसकी वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मीडियम के अंदर कैपेसिटी है और ये जो है नीचे वाली, ये लेफ्ट वाली, ये वैक्यूम के अंदर कैपेसिटी है। सही हो गया। फर्दर अगर हम ये देखें कि ये जो कैपेसिटर है ये एनर्जी कितनी स्टोर करता है,
तो बेटा कैपेसिटर जो है इसके अंदर एनर्जी उतनी स्टोर हुई होती है जितना हमने वर्क किया होता है चार्ज को स्टोर करने से। देखो शुरू में जब ये कैपेसिटर था तो इनकी दोनों प्लेट्स पर चार्ज नहीं थी, बैटरी ने या हमने कोई वर्क नहीं किया था और इसकी प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं थी, तो इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी। फिर हमने क्या किया कि इसके साथ एक बैटरी लगाई, उस बैटरी ने वर्क करना शुरू किया और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर दूसरी तरफ पंप करने शुरू किए। तो वर्क हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पता है कि वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। यानी हमने चार्ज कितनी मूव करवाई और कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। अब देखो बाद में इन दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल हो जाएगा V, पर ये जो हमने चार्ज मूव कराई है ये सारी की सारी चार्ज V पोटेंशियल पर ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि शुरू में जब आप चार्ज ट्रांसफ़र करने लगे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं। फिर आस्ते आस्ते आप इसको पंप करते गए और पोटेंशियल इंक्रीज़ होता गया, और फिर इंक्रीज़ होते होते जब ये फुली चार्ज हो गया तो पोटेंशियल V हो गया। यानी ये वेरिएबल पोटेंशियल था जो बाद में मैक्सिमम होकर V हो गया है। इसलिए हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को एवरेज में लेते हैं, यानी शुरू में था 0 और मैक्सिमम होकर ये V हो गया है, तो 0 + V/2। इसलिए ये जो वर्क हुआ है ये Q इंटू 0 + V/2 है। ठीक है, तो 0 + V/2 क्या हो जाएगा, V/2। तो ये जो वर्क डन आपने किया है ये है 1/2 QV के बराबर। और आपको पता है वर्क डन जो है ये एनर्जी के बराबर होता है, तो इसलिए जो एनर्जी स्टोर हुई है वो भी बराबर हो जाएगी 1/2 QV के। तो वर्क डन जो है वो 1/2 QV है, और इसी वजह से कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो भी 1/2 QV के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये भी पता है कि Q जो है वो CV के बराबर होता है, तो यहाँ से ही अगर हम Q की वैल्यू यहाँ पर पुट करें या V की वैल्यू पुट करें तो एनर्जी की दूसरी इक्वेशंस भी बनेंगी। ठीक है, वो कैसे कि अगर यहाँ से हम Q की वैल्यू पुट करते हैं तो Q जो है वो CV के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये Q = CV, तो C आएगा और एक V है तो V एक और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 CV²। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से देखो बेटा कि V जो है वो Q/C होगा। तो अगर यहाँ पर हम Q/C रख दें तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q² और नीचे हो जाएगा C, तो इस वजह से हम इसको 1/2 Q²/C भी लिखेंगे। तो ये जो तीनों हैं ये एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के फार्मूले हैं। ठीक है, तो ये है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर्स। इसके बाद एक और टर्म होता है एनर्जी डेंसिटी। अब उसकी डेरिवेशन कैसे करनी है ये देखो। एनर्जी अभी हमने जो कैलकुलेट की वो है 1/2 CV²। ठीक है, ये कैपेसिटेंस है, और आपको पता है कैपेसिटेंस जो है वो A/0/d के बराबर होती है। ठीक है, ये A/0/d हो गया, और वोल्टेज जो है वो E/d होता है, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब एनर्जी क्या है 1/2। अब यहाँ पर देखो कि बेटा ये एक D ये है और ये D² है, तो एक एक में कट जाएगा तो बाकी एक D ऊपर बचेगी, तो ये एरिया, और यहाँ से एक आ गई D, ये ε0 सेम, और ये E के ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला जो D है ये इस D में कैंसिल हो जाएगा। सही हुआ। अब यहाँ से ये आप देखो कि फिलहाल यहाँ पर ये क्या है, एनर्जी। ये बेटा जो E है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये आपने देखना है। अब ये जो A और D अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी/AD = 1/2, इस तरफ क्या बचेगा ε0, और ये क्या बेटा हो जाएगा E²। अब एरिया इनटू सेपरेशन ये होता है वॉल्यूम के बराबर, दो कैपेसिटर के दरमियान में जितनी वॉल्यूम होती है, तो फिर ये क्या हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है वो बराबर हो जाती है 1/2 ε0 E²। यहाँ पर ये एनर्जी डेंसिटी है, और याद कर लो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये एनर्जी नहीं है। अगर वैक्यूम के बदले कोई और मीडियम होगा तो यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या ER भी पुट करेंगे,
और मीडियम दूसरा करने की वजह से एनर्जी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं, शुरू में हमने एनर्जी के फार्मूले देखे थे और अब हमने एनर्जी डेंसिटी के फार्मूले देखे हैं। ठीक हो गया। अब फाइनली हम देखते हैं कि कंपाउंड कैपेसिटर क्या होता है। कंपाउंड ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के दरमियान एक से ज़्यादा मीडियम हो, यानी एयर के साथ कुछ और भी हो, तो उसको हम कंपाउंड कैपेसिटर बोलते हैं। ये देखो, ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और यहाँ पर पहले क्या था, वैक्यूम था या एयर थी, पर अब हमने ये स्लेब भी रख दी है। ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी। तो जब हम किसी कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान में एयर के साथ कुछ और भी रख दें, तो फिर ये बेटा क्या बन जाता है, ये कंपाउंड कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, कंपाउंड कैपेसिटर बन जाता है। ठीक है, प्लेटों के दरमियान में जो टोटल सेपरेशन है वो है डी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक या ये जो स्लेब है इसकी थिकनेस है टी, तो बाकी ये जो एयर वाली जगह है इसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, टोटल डी माइनस टी। तो डी माइनस टी वाली जगह पर क्या है, एयर है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बेटा बराबर होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान ई आर। यानी ए का मतलब क्या है कि प्लेट्स की एरिया कितनी है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, डी का मतलब क्या है कि टोटल सेपरेशन कितना है, टी का मतलब क्या है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक या दूसरा मीडियम आपने रखा है उसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, टी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये जो ई आर है इसका मतलब है कि ये जो दूसरा मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। ठीक है, इसको हम ई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो के है इसके ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर के भी लिखा हो सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।